तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीट ठीक है, डन। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। बोलिए जी, स्टार्ट करें क्लास को। नमस्कार, नमस्ते। यस, बहुत बढ़िया। तो हमने बैंकिंग इन इंडिया ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जहां पर हम बैंक्स के फंक्शंस तक पहुंच गए थे। तो आज हम इन फंक्शंस को एक एक करके, यार मुझे किसी का नाम लेने में दिक्कत थोड़ी है। प्रियंका जी कह रही कि हमारा भी नाम लिया करो। बिल्कुल लेंगे जी। प्रियंका, इशिता, अनिल, तनुश्री, मौसम, अरुण, जिनी घोष, खुशबू, आशीष, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी जी, नाम लेने थोड़ी कुछ होता है। चलिए, संजना जी, बस चले, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अब हमने इसके अंदर एक एक करके बात करनी है, इस सारे के सारे चीजों के बारे में। तो मैं आपको ये चीज अभी बस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारा मुद्दा है कि भाई हमारे बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो हमारे बैंक्स के फंक्शंस को हम पहले डिपॉजिट को समझेंगे, फिर एडवांस आपको समझ एडवांस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे किसी भी बैंक के डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। पता ना आपको कि बैंक में पैसों को जमा कराया जाता है, लोगों के पैसे को बैंक में जमा करते हैं, ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। एक आपका डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब आपको जरूरत पड़े, जब आपको जरूरत हो, तब आप अपने पैसे को उस अकाउंट से निकलवा सकते हैं। जब आपको जरूरत हो, आप पैसों को उस अकाउंट से निकलवा सकते हैं, ठीक है। यह हुआ टाइम डिपॉजिट, यह हुआ हमारा डिमांड डिपॉजिट, यह हुआ टाइम डिपॉजिट, कि यहां पर आपको कुछ समय के लिए पैसा संभाल के रखना पड़ता है। सर डिमांड में क्या क्या आएगा? इसमें आता है आपका सेविंग अकाउंट, इसमें आता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें आता है आपका एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें आता है भैया आपका रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, ठीक है। ये हमारे दो तरीके के हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। देखो, ये बात हम लोग जानते हैं अच्छे से कि सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है। सेविंग अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है। किसी की इनकम है महीने की 50,000 रुपए, ठीक है, उसका खर्चा है 30,000 रुपए, वो 20,000 रुपए सेव करना चाहता है, तो वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है। वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेविंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि भारत के लोग अगर एक्स्ट्रा पैसा अपनी इनकम से बचा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा अगर अपनी इनकम से बचा रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो बैंक में जाकर सेव करें, ठीक है। फिर बैंक वही पैसा आगे लोन देगा और बैंक पैसे कमाएगा। जिसको लोन की जरूरत है उसको लोन मिल जाएगा और पूरी इससे सर्कुलेशन ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी चालू हो जाएगी, कि पैसा घूमना चालू हो जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर, राइट? यही तो होता है। अब जैसे कहीं कहीं पर मेजरली बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कम से कम उम्र 18 साल की होनी चाहिए। 18 साल से कम हो तो आपका माइनर अकाउंट खुलता है, वो भी एक टाइप का सेविंग अकाउंट ही है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हो, उसके बाद आप पैसा कमाते हो नहीं कमाते हो, आप घर से पैसा लेते हो, ठीक है, आप चोरी करते हो, आप डाका डालते हो, या आप जो मर्जी करते हो,
आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। बिल्कुल आएगा CHSL में। दुनिया में कोई भी एग्जाम जहां पर जीके जीएस आती है वहां इकोनॉमिक्स आएगा, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है भैया, चलो बहुत अच्छे। तो जो लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं उन्हें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, उन्हें बैंक से ब्याज मिलता है, ब्याज। हम जब लोन लेते हैं तो हमें बैंक को ब्याज देना पड़ता है, लेकिन जब बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, यानी कि हम बैंक में बचत खाता खोलते हैं, बचत खाता, तो बचत खाता के अंदर हमको क्या मिलता है भैया? हमें इसके अंदर ब्याज मिलता है। कोई 4% देगा, कोई 5% देगा, कोई 3% देगा, कोई 6% देगा। अलग अलग बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसीज है। ठीक है, ये रहा हमारा सेविंग अकाउंट। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है करंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या कर रहा है? करंट अकाउंट वो लोग खोलते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। करंट अकाउंट वो लोग खोलेंगे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, करंट अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं खुलता, करंट अकाउंट कंपनी के पेपर के नाम पर खुलता है। करंट अकाउंट कंपनी के पेपर के नाम पे खुलता, कंपनी के नाम पे खुलता है। कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कंपनी का GST चाहिए होगा, कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा, यानी कि वो किसी पर्सन का, व्यक्ति का अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो एक कंपनी का अकाउंट खोलेंगे, कंपनी का अकाउंट। बात समझ आई? तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वही खोलते हैं करंट अकाउंट, और जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे वो करंट अकाउंट क्यों खोलेंगे? ठीक है, करंट अकाउंट जो लोग खोलते हैं किसी बैंक में, उन्हें बैंक से ब्याज नहीं मिलता, उन्हें बैंक से ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, इसमें बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो? इसमें आपकी डेली बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। जब पैसा आएगा और पैसा जाएगा, उसमें से कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट भी तो कमाओगे। जब पैसा आएगा, पैसा जाएगा, उसमें से कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। बोलो यस और नो? जब प्रॉफिट कमाओगे तो बैंक के अकाउंट की मदद से आप प्रॉफिट कमा रहे हो। भाई जब प्रॉफिट कमा रहे हो तो बैंक आपको ब्याज क्यों देगा? लॉजिकली अगर तो बैंक के अकाउंट की हेल्प से आप पैसा कमा रहे हो, आपको बैंक को फीस देनी चाहिए, लेकिन बैंक आपको यह बोलता है कि नहीं नहीं, फीस की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको ब्याज नहीं देंगे। लेकिन आगे चल के कुछ समय के बाद जो बैंक वाले हैं, जिन जिन लोगों का करंट अकाउंट है, वो उनसे सालाना चार्ज लेना चालू करेंगे। या मुझसे आज कहीं पर भी लिख के ले लो, चाहे वो थोड़ा सा लें या ज्यादा लें, लेकिन वो चार्ज लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। बात समझ आई या नहीं आई? बोलो यस और नो? ठीक है, बहुत अच्छे, डन। क्लियर हो गया कि दोनों में क्या फर्क है? अभी नहीं लेते, अभी करंट अकाउंट पर चार्ज नहीं लेते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आती है इसके बाद, ये हमारा डिमांड डिपॉजिट कवर हो गया। इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके, क्या पढ़ेंगे भैया? टाइम डिपॉजिट। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है भैया? इसमें दो चीजें हैं। एक FD, आपने अपने घर में पापा के मुंह से, दादी के मुंह से, मम्मी के मुंह से ये वर्ड जरूर सुना होगा कि भैया 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, जाके इसकी FD करा ले, जाके इसकी
एफडी करा ले। ये नाम आपने जरूर सुना होगा या नहीं सुना, क्या बोलते हो? कि जाइए यार जाइए, इसकी एफडी करा के आ जाओ, तभी मजा आएगा, कुछ पैसे बन जाएंगे, है ना? राइट। एफडी बेसिकली क्या होता है? एफडी के अंदर बेसिकली क्या होता है? एफडी में आप एक अमाउंट जमा करते हो। मानो कि आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा करें। बैंक ने बोला कि आप अगर ये अमाउंट हमारे पास, आप अगर हमारे पास ये अमाउंट 5 साल के लिए या 5 इयर्स के लिए जमा करते हो, तो हम आपको 7% का इस अकाउंट पर सालाना ब्याज देंगे। हम 7% का इस अकाउंट पे आपको सालाना ब्याज देंगे, ठीक है? लेकिन आपको ये 10 लाख रुपए हमें एक ही बार में देने पड़ेंगे। लेकिन आपको हमें ये 10 लाख रुपए एक ही बार में देने पड़ेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपने 5 साल से पहले पैसे निकाले तो आप पैसा निकाल सकते हो, आपके पैसे को हम लोग रोक नहीं सकते। अगर आप लोगों ने 5 साल से पहले पैसे निकाले तो आपको ब्याज की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, आपको ब्याज की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है? आप लोगों से मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? एक लड़का है, ठीक है? उस लड़के की इनकम है 50,000 रुपए महीने की, ठीक है? 2 साल उसको जॉब करते हुए हैं। क्या वो लड़का ये एफडी करवा सकता है? क्या वो लड़का ये एफडी करवा सकता है? बोलो यस और नो, और सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। नहीं करा सकता। कैसे कराएगा? सोच के देखो। अगर किसी की 50,000 रुपए की इनकम है ना, तो 30,000 रुपए तो उसका खर्चा मान के चलो, इतना होता है खर्चा। 20,000 रुपए उसकी सेविंग्स मान के चलो, ठीक है? 20,000 के अकॉर्डिंग वो एक साल में 2,40,000 रुपए सेव करेगा और 2 साल में 4,80,000 रुपए सेव करेगा। जिसने 4,80,000 रुपए सेव करे हैं वो 10 लाख की एफडी कैसे कराएगा? वो 10 लाख की एफडी कैसे कराएगा? लेकिन क्या नौकरी वालों के पास पैसों को सेव करने का अधिकार नहीं है? क्या उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, क्यों नहीं मिलना चाहिए, है ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। यही बात एक लड़के ने जाके एक बैंक वाले बंदे से पूछी कि भाई मैं इकट्ठा पैसा जमा नहीं करा सकता, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी इंटरेस्ट मिले, मुझे भी इंटरेस्ट मिले, मजा आ जाए, मैं पैसा कमाऊं, है ना? कह रहा ठीक है। तो बैंक वाले ने बोला कि हमारे पास आपके लिए एक बड़ा शानदार प्लान है। कह रहा क्या प्लान है, बताइए जरा। कह रहा कि आपने मुझे हर महीने 20,000 रुपए एवरी मंथ, 20,000 रुपए एवरी मंथ आपने मेरे को पे करने हैं, ठीक है? आपने ये मुझे 5 साल तक पे करने हैं, आपने मुझे 5 साल तक पे करने हैं, ठीक है? ठीक है भैया, अगर आप ये मेरे को 5 साल तक पे करते हो तो मैं आपको 6% का ब्याज पे करूंगा, मैं आपको 6% का एनुअली इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है? यहां पर पैसा एक बार में जा रहा है, यहां पर पैसा एक बार में जा रहा है, यहां पर पैसा हर महीने जा रहा है, हर महीने यहां पर पैसा हर महीने जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जान दे, जा रहा है तो जान दे, ठीक है? आपको बात समझ आ रही क्या हो रहा है या नहीं समझ आ रहा? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा? रिकरिंग ये फिर होती, इसे बोलते हैं आरडी अकाउंट, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। हम आरडी में रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब ही यही होता है
बार बार, लगातार, हर बार, बार बार, कि हर महीने 2,000 रुपए देंगे, 5 साल तक देंगे और 6% का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी महीने किस्त नहीं दी या आपने किसी महीने 20,000 रुपए नहीं दिए तो आपको कुछ अलग अलग शर्तें होती हैं, कुछ अलग अलग शर्तें होती हैं। कोई कहता है कि अगले महीने दे देना, कोई कहता है कि जिस महीने नहीं दिया उसके पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिकली आपको हर महीने पे करने हैं। ठीक है, कोई डाउट है दोनों के अंदर? हाँ जी विकास जी पूछिए, क्या डाउट है बेटा? पूछो धीरज जी, पूछो क्या डाउट है, बताइए क्या डाउट है। जितनी आराम से मैं समझा रहा हूं, डाउट का चांस मुझे लग तो नहीं रहा। किसी को है तो जल्दी पूछो, इतना टाइम नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं डाउट है, कह रहा डाउट है तो पूछो क्या डाउट है। इससे अच्छा पॉलिसी कराएंगे तो अच्छा है क्या सर? अबे मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं, मैं यहां पे इंश्योरेंस बेच रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, सिर्फ समझ लो। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले बेटा कॉन्सेप्ट तो कर ले। हाँ जी, एफडी आप कितने भी अमाउंट की करा सकते हो, ये आपके बैंक के ऊपर है। सर अगर कोई नहीं पे कर पाया तो, कोई नहीं पे कर पाया तो आपने जो पैसे दिए आपको मिल जाएंगे, आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सर करंट अकाउंट में साइन किसके लगते हैं? करंट अकाउंट में साइन उसके लगेंगे जिसके नाम पे कंपनी है, जिसके नाम पे कंपनी है। सर अगर किसी मंथ में निकाल ले तो केस, देखो अब किस हिसाब से इससे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसमें क्या अगर एक महीने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, ये बैंक्स की अपनी शर्तें हैं, ये बैंक्स की अपनी शर्तें हैं, ये बैंक डिसाइड करेगा। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। हम यहां पर ना तो मैं आपका बैंक में अकाउंट खोल रहा हूं, ठीक है, ना मैं आपको इंश्योरेंस या कोई प्लान बेचने आया हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या। ठीक है भैया, समझ गए? बट आरडी में एक ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा या 5 साल में? बेटा ये भी एनुअली मिलेगा। ये जो ब्याज मिल रहा है आपको, ये दोनों में आपको ब्याज मिलेगा एनुअली, यानी कि आपको वार्षिकी, हर साल आपको ब्याज मिलेगा एनुअली। बस हो गया। एनुअली की स्पेलिंग गलत लिखी है ना मैंने? हाँ, एनुअली आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट नहीं, हमेशा इसमें इंटरेस्ट कम होगा, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अगर इसमें इंटरेस्ट सेम होगा तो फिर लोग ये क्यों कराएंगे, लोग वही कराएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं तो बहुत क्लियर सी बात है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसके अंदर मिलता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एफडी के अंदर, एफडी से कम मिलता है आरडी के अंदर, आरडी से कम मिलता है सेविंग अकाउंट में, और करंट अकाउंट में तो, करंट अकाउंट में तो बेटा आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे कुछ ये कॉन्सेप्ट है, हमारे कुछ एडवांस का फीचर रह गया हमारा कि भैया एडवांस क्या होता है। एडवांस का जो फीचर है उसको समझना अपने आप में एक काफी सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो बिना डाउट के समझेंगे उसको। एडवांसेस में क्या होता है, एडवांसेस एक फंक्शन है, इसका बहुत सिंपल है कि बैंक आपको लोन देगा, यानी कि बैंक आपको ऋण दे रहा है, ऋण देने पर आप लोगों से एक ब्याज लेगा बैंक। ठीक है, लोन देने के अलावा ये आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा, साथ में आपको ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। क्रेडिट कार्ड का मतलब एक तरीके से लोन ही होता है। ठीक है, आ जाओ, लोन देगा, इंटरेस्ट लेगा, ये तो पॉइंट सबको आता है। अब आता है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट? मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं,
बैंक ने बोला कि आपके अकाउंट में 1 लाख है, लेकिन आप इससे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि आपके अकाउंट में 1 लाख होते हुए भी आप 1,10,000 रुपए अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। अपने अकाउंट से आप लोग निकाल सकते हैं। ये बैंक ने मुझे एक सर्विस दी हुई है। बैंक ने मुझे ये एक सर्विस दी हुई है, ठीक है, कि भाई 1 लाख आपके अकाउंट में है, हमारी तरफ से आप एक्स्ट्रा 10,000 रुपए निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो जो ये 10,000 रुपए हैं, ये एक प्रकार का लोन है, लेकिन ये आपको ऑलरेडी मिला है, तो इसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का नाम दिया गया है। इसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का नाम दिया गया है। सिंपल बात समझ आई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। अब ये देते क्यों है? जैसे मानो कि मेरा एचडीएफसी में 4 साल से अकाउंट है, अब वो चाहते हैं कि हमारा जो एक कस्टमर है, हम इसको कुछ ऐसी सर्विसेज दे दें जिस सर्विस से ये हमारा कस्टमर लंबे समय के लिए बना रहे, ठीक है। तो मेरे को उन्हें 10,000 एक्स्ट्रा दिए, तो मैंने कहा सही है यार, यही अकाउंट सही है, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बैंक ने बोला कि भाई सर, अगर आपने 10,000 रुपए 1 महीने में जमा करा दिए सर, तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने 1 महीने के बाद जमा कराए तो सर ये अपने आप में लोन में कन्वर्ट होकर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ये एक तरीके की शर्त है, एक तरीके की बैंक की डिमांड है। ये अलग अलग बैंक की अलग अलग डिमांड हो सकती है, ये अलग अलग बैंक की अलग अलग डिमांड हो सकती है। कोई स्टार्टिंग से ही लोन लेगा, कोई 2 महीने के बाद लोन लेगा, कोई 1 महीने के बाद लेगा, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई कि भैया 1 लाख आपके बैंक में है, बैंक ने बोला कि आप 1,10,000 निकाल सकते हो। मैंने कहा मेरे अकाउंट में तो 1 लाख पड़े हैं, मैं 1,10 कैसे निकाल लूंगा? कह रहा था 10,000 रुपए आपको ऑलरेडी हमने लोन अलाउड किया हुआ है कि आप 10,000 एक्स्ट्रा निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, समझ आ गया। चलो, ये हुआ हमारा ओवरड्राफ्ट। अब आता है हमारा अगला ऑप्शन क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड में समझने वाली कोई बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता है जहां पर आपके कुछ यहां पे नंबर लिखे होते हैं, यहां पर आपका नाम लिखा होगा, मानो कि लिखा है कि साहिल मदान, ठीक है, और मेरा ये HDFC का मेरा क्रेडिट कार्ड है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि सर आपके नाम पर हम लोग एक क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं जिसमें आपको 3 लाख रुपए की लिमिट दी जा रही है, जिसमें आपको 3 लाख रुपए की लिमिट दी जा रही है। मैंने क्या मतलब है इसका? उसने बोला कि सर आप इस कार्ड से 3 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। आप इस कार्ड से 3 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं। आप इस कार्ड से 3 लाख रुपए की कहीं पर पेमेंट कर सकते हैं। सर आप इस 3 लाख के अपने अकाउंट से कैश निकलवा सकते हैं, यानी कि आपके पास ऑलरेडी 3 लाख रुपए का आपके पास लोन है। बेसिकली उसने मुझे कार्ड दिया कि सर इस कार्ड के द्वारा आप 3 लाख रुपए का, इसके अंदर हमने लोन का अमाउंट डाल दिया, आपका जब मन करे इसमें से निकाल लो, नहीं निकालना नहीं निकालो, निकालना है निकाल लो। जैसे मेरे पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए, उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए, ठीक। तो मैं 10 लाख रुपए के अंदर अंदर कोई भी शॉपिंग कर सकता हूं, पैसा निकाल सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं। यह कार्ड कहता है कि आपने जो शॉपिंग करी, आपने जो पैसा निकाला, अगर आप उसको 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अगर पे बैक कर देते हैं, यानी कि वापस पैसा हमें कर देते हैं, तो आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 30 दिन तक हमें यह पैसा नहीं पे किया, ठीक है, मानो कि आपने 2 लाख की शॉपिंग करी, तो आपने 2 लाख रुपए वापस पे नहीं करे, तो हम उस पर आप पर 10% का ब्याज लगाएंगे। हम उस पर उसका आपसे 10% का ब्याज लेंगे। बात समझ आ गई? किसी का 45 दिन का है, सही बोल रहा है भाई, किसी का 30 दिन का है, किसी का 2 महीने का है, ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग अलग, राइट। चलिए, अब बच्चा पूछ रहा है कि सर डेबिट में और क्रेडिट में क्या फर्क है? डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? कोई इसका जवाब देना चाहेगा?
कि डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है? सर कैन आई फॉलो दिस क्लास इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ? हाँ बेटा कर सकते हो, कर सकते हो। सर ओवरड्राफ्ट सेविंग अकाउंट पर मिलता है? यार ओवरड्राफ्ट ना मेनली मिलता है करंट अकाउंट में, कभी कभी सेविंग अकाउंट में मिल जाता है, कभी कभी सैलरी अकाउंट पे सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। देखो क्या होता है, डेबिट कार्ड से आप जो पैसा निकाल रहे हो, डेबिट कार्ड से आप जो पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, वो पैसा आपके अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा है। यानी कि ये पैसा आपके या तो सेविंग अकाउंट से निकाल रहे हो या फिर आप अपने करंट अकाउंट से निकाल रहे हो। यानी कि डेबिट कार्ड आपको अपने पैसे को एटीएम से निकालने की अलाउंस करता है। ये जो पैसा निकाला आपने, ये पैसा आपका ही है, आपने इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका है, निकाल लिया आपने। क्रेडिट कार्ड में जो आप पैसा निकाल रहे हो, क्रेडिट कार्ड से जो आप पैसा निकाल रहे हो, वो पैसा आपके अकाउंट से नहीं आ रहा, वो पैसा एक तरीके से आप बैंक से लोन ले रहे हो, उस पर आपको ब्याज पे करना पड़ेगा, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेबिट कार्ड का पैसा हमारा अपना है, क्रेडिट कार्ड मैं बैंक से उधार ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं, ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ जी बेटा। देख सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर लिमिट नहीं होती, दुनिया में हर जगह पर लिमिट है, दुनिया में हर चीज पर लिमिट है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या केड़ा भी कार्ड हो। बात समझ आ गई? चलिए डन, क्लियर हो गया कि क्या क्या फंक्शन होते हैं? हाँ भैया क्लियर हो गया क्या क्या फंक्शन होते हैं? हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, ठीक है, साथ में हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, राइट। ये हम ऑलमोस्ट उसी दिन समझ चुके हैं और इसमें कोई बात हमें अलग समझाने की जरूरत भी नहीं, करेक्ट। चलिए आ जाओ, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को आप लोग ईएमआई की फुल फॉर्म बताइए क्या होता, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? बोलो भैया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई, बताइए क्या आंसर होगा? आती है किसी को? वेरी गुड, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई, बहुत अच्छे। यूपीआई की क्या होती है? यूपीआई की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, एनी आइडिया? यूपीआई, वेरी गुड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत अच्छे। चलिए अच्छा पढ़े लिखे लोग, ठीक है भाई। फंक्शंस हमारे हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स पे, आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स पे। हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स में ये सब पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स में ये सब पढ़ लिया था कि भाई हमारे कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक होते हैं, ठीक है। इनके अलावा बैंकों को दो प्रकार से और भी डिवाइड किया गया है, इसके अलावा बैंकों को दो प्रकार से और भी डिवाइड किया गया, उसका डिवाइडेशन समझने का ट्राई करेंगे कि हमें क्या कहना चाह रहा है वो। चलो इसमें समझ आ जाएगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक होते हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स, एक होते हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स, एक होते हैं नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स। जो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं वो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, यानी कि आपके अनुसूचित बैंक है। जो स्केड्यूल्ड बैंक नहीं है वो अनस्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, वो आपके अनस्केड्यूल्ड बैंक्स। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें यह पॉइंट समझना है
कि स्केड्यूल्ड बैंक्स का बेसिकली मीनिंग क्या है। हमने क्या समझना है, हमने समझना है कि स्केड्यूल्ड बैंक्स का बेसिकली कि भाई मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक्स। सिंपल, ठीक। हम लोग एक बात तो समझते हैं ना, हम लोग एक बात तो समझते हैं कि आरबीआई की स्थापना, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी अंडर दी आरबीआई एक्ट, अंडर दी आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इस आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेकंड स्केड्यूल है, या मानो कि सेकंड अध्याय है, ये मान लो कि एक दूसरा चैप्टर है या दूसरा अध्याय है या दूसरी अनुसूची है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें यह बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत उसके सेकंड स्केड्यूल में लिखा हुआ है, उसके सेकंड स्केड्यूल में उसको लिखा गया है, ठीक है, तो उसको स्केड्यूल्ड बैंक माना जाएगा, उसको स्केड्यूल्ड बैंक माना जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केड्यूल्ड बैंक। बात समझ आई कि अगर आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल में किसी बैंक के बारे में लिखा गया है, उसको वहां पर नोट डाउन किया गया है, तो वो एक स्केड्यूल्ड बैंक है, वो एक स्केड्यूल्ड बैंक है। इसके अलावा कोई भी बैंक, इसके अलावा कोई भी बैंक जो सेकंड स्केड्यूल्ड में नहीं लिखा गया, बहुत सिंपल पॉइंट है कि आरबीआई एक्ट 1934 में बैंक्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स, एक होते हैं नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। स्केड्यूल्ड बैंक्स का मतलब होता है कि जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल में, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल में अगर उनको मेंशन किया है, अगर उनको मेंशन किया है, तो उसको स्केड्यूल्ड बैंक कहा जाएगा, ठीक है। वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल में मेंशन नहीं किया या लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उनको नॉन स्केड्यूल्ड बैंक कहा जाएगा, उनको नॉन स्केड्यूल्ड बैंक कहा जाएगा, ठीक है। जब भारत में आरबीआई एक्ट में स्केड्यूल्ड बैंक्स को डाला जा रहा था, तो बोला गया उस समय जिन जिन बैंक्स की पेड अप कैपिटल, जिन जिन बैंक्स की पेड अप कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए है, वो आरबीआई एक्ट के स्केड्यूल्ड बैंक में ऐड हो सकते हैं। अब पढ़ेंगे इसकी हिंदी। कोई भी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है, उसे अनुसूचित बैंक माना जाता है, उसे अनुसूचित बैंक माना जाता है, ठीक है। अनुसूची में बैंक शामिल है जो इस अधिनियम के खंड 42 में यानी कि 42 चैप्टर में या 42 क्लोज में जो भी पैरामीटर्स, जो भी क्राइटेरिया, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी 42 चैप्टर में या 42 क्लोज में लिखी हुई है। जो उसके मापदंड होंगे, जो उसके मानदंड होंगे, सब लिखा हुआ है, ठीक है। एक अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए बैंक की चुकता पूंजी और एकत्रित धनराशि 5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकती। और 5 लाख सबकी होती। बेटा इंग्लिश में ऑलरेडी बोल चुका हूं, इंग्लिश के अंदर ऑलरेडी बोल चुका हूं, उन बच्चों के लिए जो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या होती है? ये बेटा शेयर कैपिटल होती है एक तरीके से, यानी कि जो उनकी टोटल पूंजी है उस तरीके से होती है, ठीक है।
खंड क्या होता है? क्लोज। अबे इंग्लिश से देख लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। टू क्वालिफाई एज अ scheduled बैंक, द पेड अप कैपिटल एंड कलेक्टेड फंड्स ऑफ द बैंक मस्ट बी नॉट लेस देन 5 लाख रुपीस। यहां लिखा है कि द शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ दोज बैंक्स व्हिच सैटिस्फाई वेरियस पैरामीटर्स क्राइटेरिया अंडर क्लोज 42 ऑफ दिस एक्ट। सिंपल है, ठीक है, बस यही फर्क है। एक डिफरेंस ध्यान रखना, ये आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में अगर बैंक दिया हुआ है तो वो शेड्यूल्ड बैंक है, नहीं दिया हुआ वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। जो शेड्यूल्ड बैंक है उसको आरबीआई के द्वारा सुविधाएं जल्दी मिलती हैं। जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, उन्हें सुविधाएं बैंक से जल्दी नहीं मिलती। बात समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? नॉन शेड्यूल्ड बैंक को लेकर बेटा कोई भी पेड अप कैपिटल की बात नहीं करेगी। नॉन शेड्यूल्ड बैंक को लेकर कोई भी पेड अप कैपिटल की बात नहीं करेगी। हां जी, जो भी नए बैंक बन रहे हैं, अगर वो आरबीआई की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आरबीआई को लगता है कि इनको हम शेड्यूल्ड बैंक में डाल सकते हैं, तो वो भी शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आ सकते हैं। यार विकास बहुत सारे हैं, उनका नाम नहीं ले सकते। कई बैंक है, बहुत सारे बैंक है। जैसे टोटल अगर आपसे बात करूं मैं, तो हमारे पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक है। पब्लिक सेक्टर के हमारे 12 बैंक है। जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, पंजाब एंड सिंध हुआ, ये सारे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक सेकंड, हाँ जी चलो ठीक है, ये हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। हमने ऑलरेडी ये फंक्शंस, हम ये बैंक्स के टाइप स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमें ये एक एक करके इन बैंक्स के टाइप्स को समझना है। अब हमें एक एक करके, नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बेटे कई सौ बैंक है, कई सौ। उसका नाम नहीं ले सकते हम। जो छोटे मोटे बैंक बच जाएंगे सारे उसमें आ जाएंगे। और हमारे कई जिलों में, कई गांवों में, शहरों में छोटे छोटे बैंक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हो सकता है कई हजारों भी हो जाएं, ये भी हो सकता है। डन। चलो मेन मुद्दा आता है हमारा यहां पर। यह मुद्दा है हमारा कि टाइप्स ऑफ बैंक्स हमारे कौन कौन से होते हैं। हम बात करेंगे पहले कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ठीक है। देखो कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल बैंक एक वो बैंक है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है या जिसका जो उद्देश्य है वो है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, देश के लोगों का भला करना, देश के लोगों का वेलफेयर करना, या देश के लोगों के लिए तरक्की के लिए सोचना, यह इसका काम नहीं है। कमर्शियल का मतलब होता है कॉमर्स। कमर्शियल निकला है कॉमर्स वर्ड से। इसका मतलब होता है व्यवसाय। कॉमर्स निकला है कमर्शियल वर्ड से, इसका मतलब होता है व्यवसाय। ठीक, व्यवसाय का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पैसा कमाना। दैट्स इट, राइट। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक वित्तीय संस्थान है जो जनता से डिपॉजिट लेता है, ठीक है, और जनता को लोन देता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सारे के सारे प्रोसेस करता है, पैसा कमाने के लिए ये सारे के सारे काम करता है, ठीक है, सिंपल। अब कमर्शियल बैंक्स के कुछ टाइप्स होते हैं।
कुछ टाइप्स हैं जिनको हम समझने का ट्राई करेंगे, जिनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। जैसे एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। एक होता है हमारा प्राइवेट, एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक होता है हमारा विदेशी बैंक, एक होता है हमारा विदेशी बैंक, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। पब्लिक सेक्टर बैंक को हम सरकारी बैंक भी कह सकते हैं, या हम इनको सार्वजनिक बैंक भी कह सकते हैं, या हम इनको सार्वजनिक बैंक भी कह सकते हैं। इसको हम निजी बैंक के नाम से जानते हैं, निजी बैंक के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में फॉरेन बैंक कहा जाता है, फॉरेन बैंक कहा जाता है, करेक्ट। बहुत सिंपल है, इसमें क्या अलग हो गया, है ना? क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये बहुत सिंपली समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर किसी बैंक में गवर्नमेंट यानी कि सरकार का हिस्सा, अगर किसी बैंक में सरकार का हिस्सा या सरकार का शेयर, सरकार का हिस्सा या सरकार का शेयर 50% से ज्यादा है, 50%, 50% नहीं, 50% से ज्यादा है, या 51% या 51% से ज्यादा है, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाता है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाता है, ठीक है। अगर किसी बैंक में गवर्नमेंट यानी कि सरकार का हिस्सा, यानी कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार का हिस्सा 50% से कम है, 50% से कम है, तथा यानी कि एंड किसी प्राइवेट कंपनी का या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन का, किसी निजी कंपनी का या किसी निजी व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का, ठीक है, जो बैंक में हिस्सा है, जो बैंक में हिस्सा है या जो बैंक में शेयर है, अगर वो 50% से ज्यादा है तो उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक या उसको निजी क्षेत्र का बैंक कहा जाएगा, उसको निजी क्षेत्र का बैंक कहा जाएगा। अब आता है विदेशी बैंक। ये तो बहुत सिंपल है कि भाई एक बैंक है जिसका ओरिजिन या जिसका हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर है, और अगर इंडिया में उसकी कोई ब्रांच है तो इंडिया के लिए वो एक विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक। जैसे एक बैंक है सिटी बैंक, एक बैंक है सिटी बैंक, ये यूएसए का बैंक है, ठीक है। सो सिटी बैंक की अगर भारत के अंदर कोई ब्रांच है तो सिटी बैंक भारत के लिए एक विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक है, सिंपल, ठीक है। एक बच्चा क्या कह रहा है, मैं जरा पढ़ लूं भाई का कमेंट। सर मेरे पास पैसे नहीं है और पढ़ना चाहता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे पास पैसे नहीं और मैं पढ़ना चाहता हूं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। आप में से जो बच्चा बिल्कुल ये सोचता है कि भाई वो कोर्स ले ही नहीं सकता या 1500 रुपए या 2000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर सकते, कोई नहीं। आप YouTube पे आओ, YouTube के अंदर फ्री में पढ़ाई होती है, दुनिया भर की नेट पर PDF फ्री पढ़ी है। मैं नहीं बोलता कि बिना बैच के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। मैं तो बोलता हूं कि जिसको ऐसा लगता है कि वो बैच नहीं ले सकता, वो YouTube से एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन मेहनत 4 गुना करनी पड़ेगी। मेहनत में फिर कमी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप सोचो कि भाई आप YouTube से पढ़ भी रहे हो
और आपको यूट्यूब से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ये नहीं हो पाएगा। मैं आपको रियलिटी बोलूं, अगर जितना मैंने देखा यूट्यूब पे दिक्कत क्या है मेन ना, कि एक सिस्टमैटिक नहीं चल रहा कुछ भी, और आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्या ये बंदा पूरा पढ़ाएगा। मानो किसी ने हिस्ट्री की 10 क्लासेस ली, क्या 10 क्लास में इसने हिस्ट्री पूरी करा दी? क्या इसने कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं छोड़ दिया जो एग्जाम में आ जाए? जैसे एक टॉपिक है पीजेंट्स मूवमेंट, किसानों का विद्रोह, मॉडर्न हिस्ट्री का, यूट्यूब पे कोई नहीं कराता उसको, यूट्यूब पे कोई नहीं कराता उसको, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो अब मेहनत तो बैच में भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पता है कि बैच में कैसे मेहनत करनी है। एग्जांपल देता हूं एक, मानो कि मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे घूमने के लिए नैनीताल जाना है, ठीक है। मैंने गूगल मैप से एक रास्ता देखा और मेरे को पता लगा कि ऐसे घूमकर मुझे नैनीताल पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब मानो कि मेरे पास गूगल मैप है ही नहीं और मेरे को नैनीताल फिर भी जाना है और मुझे रास्ता भी नहीं पता, तो मैं दिल्ली से निकलूंगा तो हो सकता है कि मेरा रास्ता इस प्रकार भी हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा जाना है। तो जो लोग, मतलब बैच में हमारा क्या रहता है मुद्दा, कि भाई हम बच्चे को सिस्टमैटिक पढ़ाई करा दें, बच्चे का सिलेबस कवर करा दें, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को क्वेश्चंस दे दें, थोड़ा समझा दें एक्स्ट्रा, जिससे कि एक सिस्टमैटिक पढ़ाई हो जाए और समय के अंदर अंदर सिलेबस कवर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है खुद नहीं कर सकते, आप बुक से पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ये बात क्लियर है, ठीक है। और मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय कोई 1200-1300 रुपए का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे हमारा एक आरपीएफ का बैच है, 735 रुपए का बैच है। यह मानना मुश्किल है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, यह मानना एक्चुअली मुश्किल है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, एक सीएचएसएल का बैच है, 1200 के आसपास का बैच है ना। मैं नहीं मान सकता कि जो बच्चा फोन पर वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, वो 1200 का बैच अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मुद्दा है। बाकी देखो, मेरा कोई किसी पे कोई वो नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, मेरा तो इससे कोई मतलब भी नहीं है ना, राइट। चलो, तो आज हम यहीं रोक रहे हैं, कल की क्लास में हम रीजनल रूरल बैंक से स्टार्ट करेंगे। कल हमारा टू बी कंटिन्यूड यहां से रहेगा और कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, राइट। अब आप में से जो बच्चा हमारी इस क्लास को एज अ डेमो देख रहा है, ठीक है, तो भाई अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आप आरपीएफ का बैच ले सकते हो, अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो आप सीएचएसएल का बैच ले सकते हो। आप में से कोई बच्चा रेलवे 2024 में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप रेलवे का महापैक ले सकते हो। आप में से कोई बच्चा एसएससी के 2024 में मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप एसएससी का महापैक ले सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए एक मतलब आज कल शाम तक है मेरे ख्याल से ये, कि भाई अगर आप कोई लाइव बैच लेते हो या आप कोई महापैक लेते हो, अभी सब पर 80% का डिस्काउंट चल रहा है, साथ में आपका डबल वैलिडिटी चल रही है कि 12 महीने का बैच 2 साल का मिलेगा, 6 महीने का बैच 12 महीने का मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट के लिए Y724 आपने ये डिस्काउंट कोड लगाना है। कैसे मिलेगा आपको बता देता हूं मैं, कुछ नहीं करना आपने। जैसे मानो कि आप में से कोई बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है तो आपने जाना हमारी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, यहां पर आप लोग जाएंगे, ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे, रेलवे पे जाएंगे, आरपीएफ के बैच पे क्लिक करेंगे। ये आरपीएफ का परिवर्तन बैच है, यहां पर आपको बैचेस मिल रहे हैं, यानी कि लाइव क्लास मिल रही है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो भैया इस पर क्लिक करो, बाय नाउ पर डिस्काउंट कोड लगाओ Y724, अप्लाई करोगे, सिर्फ अब देखो सिर्फ 671 रुपए की फीस में, सोचकर देखो, सिर्फ 671 रुपए की फीस में आपको रेलवे का परिवर्तन बैच मिल रहा है।
आपको रेलवे का परिवर्तन बैच मिल रहा है। ये फीस नहीं देनी, Y724 डिस्काउंट कोड लगाना है, ठीक है। 671 रुपए का ये बैच है आरपीएफ का। अब आप बोलोगे 671 रुपए खर्च नहीं कर सकते, मैं ये बात नहीं मान सकता, ठीक है। इसी प्रकार आप में से कोई बच्चा अगर रेलवे के मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप जाएंगे रेलवे पर, यहां पर आपको आरपीएफ का बैच मिल जाएगा, आपको एनटीपीसी का बैच मिल जाएगा, आपको टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एएलपी सबके बैच मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मेरी आपको एडवाइस रहेगी, तो आप रेलवे का महापैक लीजिए। रेलवे के महापैक में आपको रेलवे के हर एग्जाम के लिए लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाते हैं। ये देखो भाई, लाइव क्लास मिल रही है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रही है और वीडियोस मिल रही हैं। किस किस एग्जाम के लिए कवर हो रहे हैं ये आपका टेक्नीशियन कवर कर रहा है, एनटीपीसी कवर कर रहा है, आरपीएफ कवर कर रहा है, एएलपी और ग्रुप डी कवर कर रहा है, और आरपीएफ में एसआई कांस्टेबल दोनों कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये बैच कहां मिलेगा ये जानना जरूरी है। कितने का मिलेगा? आपने यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना है, डिस्काउंट कोड लगेगा Y724, अप्लाई कर दो। सिर्फ 1680 की फीस में, सिर्फ 1679 की फीस में, ये फीस नहीं देनी, Y724 डिस्काउंट कोड लगेगा। और ये डिस्काउंट कोड वही लगा पाता है जो हमारी या तो पेड में डेमो देख रहा है या यूट्यूब पर क्लास देख रहा है, ठीक है। इसमें आपको 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है। अब एक बैच अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का महापैक ले लो, ठीक है, एसएससी का महापैक ले लो। अगर आप एसएससी और रेलवेज दोनों की साथ में तैयारी कर रहे हो तो हमने इसके लिए एक बैच निकाला था, ठीक है, वो आप देख सकते हो। आप रेलवे कैटेगरी में जाइए, रेलवे के महापैक में जाइए। अब ये बैच है, इस बैच में आपको, इसमें आपको रेलवेज के और एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए अलग अलग बैचेस मिल जाते हैं। इसमें आपको सीजीएल के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, ग्रुप डी, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, स्टेनो, एएलपी, सीएचएसएल, एसएससी महापैक, एसएससी, एमटीएस, जीएसटी, सबके अलग अलग बैचेस मिल जाते हैं, सबके अलग अलग बैचेस मिल जाते हैं। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको लगाना है बाय नाउ पर सेम डिस्काउंट कोड Y724 अप्लाई करना है। ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा अगर, लेकिन अगर आप ये ले लेते हो, लेकिन अगर आपने 3651 रुपए खर्च करके अगर आपने इसको 24 महीने के लिए ले लिया तो ध्यान से देखो 120 रुपए के आसपास का आपको ये एक महीने का पड़ेगा। इसमें आपको एसएससी के और रेलवेज के लिए सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आपको बैचेस मिल जाते हैं। कितने के लिए? 24 महीने के लिए। यानी कि 2026 तक आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको दोबारा कोई बैच लेने की जरूरत ही नहीं है। डिस्काउंट कोड क्या लगेगा? वही लगेगा Y724। तो कोई बैच लो, कोई महापैक लो या कुछ भी लो, अगर Y724 कोड लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली मेरी तरफ से 1000 MCQs की ई बुक मिल जाती, राइट। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है और ये आप सब बच्चों के लिए ये एक गिफ्ट है, सब बच्चों के लिए ये एक गिफ्ट है, राइट। तो जो मन करे वो इच्छा है, ना मन करे तो भी इच्छा है। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल 7 बजे। जय हिंद, बाय बाय।